हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर आपका 2 होगा। चैप्टर का नाम है बिलियन और बिलियन चैप्टर का पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक क्लास को कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करके सारा वीडियो को देख लीजिए ताकि आने वाला एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न न छूट पाए। अगर क्लास 12 की विद्यार्थी हो और हैंड राइटिंग नोट्स ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल पा रहा है तो नंबर नोट कीजिएगा 6207769252। इस पर आपने कॉल करके या तो SMS करके चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 12 का फिजिक्स और बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आसानी पूर्वक नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 को पढ़ेंगे और ये पार्ट आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने यहाँ तक प्रश्न कर लिए थे, विसरण किसे कहते हैं और विसरण का उदाहरण क्या था। हम लोगों ने आसान से लैंग्वेज में परिभाषा को देख लेते, सभी बच्चों को याद भी हो गया होगा। आज का क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से विसरण तथा प्रसरण में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों ने इस प्रश्न को IMP कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। विसरण तथा प्रसरण में अंतर स्पष्ट करें। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले आपने क्या कीजिएगा, उत्तर में आपको लिखना है विसरण तथा प्रसरण में निम्न अंतर है। क्या लिखिएगा, विसरण तथा प्रसरण में निम्न अंतर है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बीच से लाइन को खींच देना है। बीच से क्या करना है, एक सुंदर सी लाइन खींच देना है और एक साइड आपको विसरण और एक साइड क्या प्रसरण लिख देना है ना। बात समझ में आया होगा। आप एक साइड क्या लिखिएगा, विसरण और एक साइड आपको प्रसरण लिखना है। अब आसान सा लैंग्वेज में हम परिभाषा देंगे, आप सभी विद्यार्थियों ने फोकस कीजिएगा और हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। आपको लिखते लिखते और वीडियो देखते देखते सारा परिभाषा आपको याद हो जाएंगे और आने वाले एग्जाम में ये नोट्स आपको रामबाण साबित होंगे। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। विसरण और प्रसरण, विसरण का अर्थ क्या हो गया और प्रसरण का अर्थ क्या होगा, दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। विसरण की क्रिया गैसों में होती है। विसरण की क्रिया किसमें होती है, गैसों में होती है, जबकि प्रसरण की क्रिया प्रायः भिन्न सांद्रता के द्रव्यों में होती है। किसमें, प्रसरण की क्रिया प्रायः भिन्न सांद्रता के कोचि में द्रव्यों में होती है, जबकि विसरण की क्रिया कोचि में होते हैं, गैसों में होते हैं। इसके बाद आपको इसका जस्ट विपरीत लिख देना है ना। इसमें गैसों में होती है और इसमें प्रायः भिन्न सांद्रता के द्रव्यों में होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोगों ने अगला पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना है यह क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। कौन सी क्रिया, विसरण क्रिया जो होती है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जबकि यह क्रिया, कौन क्रिया, प्रसरण क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होते हैं। जस्ट इसका क्या है, विपरीत है। ये कम तो ये अधिक और ये अधिक तो ये क्या, कम। इसी तरह का आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट एग्जाम में भी कर देना है ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अच्छा नंबर दे करके टीचर आगे बढ़े। यह क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है और यह क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। बहुत आसान सा लैंग्वेज में ये नोट्स को तैयार किया गया है। अगला पॉइंट आपको लिखना है 3 पॉइंट कि विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या लिखेगा, विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रसरण के लिए अर्ध प्रगम झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। किसको, जबकि प्रसरण के लिए अर्ध प्रगम झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। ये पॉइंट को आप लोगों ने नोट करते हुए चलिए, आपको याद हो गया होगा, मुझे विश्वास है। अगला नंबर 4 पॉइंट क्या लिखना है, नंबर 4 पॉइंट लिखना है विसरण गैसों का एक गुण है। विसरण क्या है, विसरण गैसों का एक गुण है, प्रसरण विलयनों का एक क्या है, गुण है। तो ये चारों पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को आसान से लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को प्रेस कर लीजिए और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। ये क्लास कैसा लग रहा है एक बार कॉमेंट भी आप लोगों ने कर दीजिए। अब हम लोगों ने आगे प्रश्न समझेंगे। चलिएगा, प्रश्न आपका बोल रहा है प्रसरण दाब किसे कहते हैं। आपको परिभाषा लिखना है, जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों के किसी अर्ध प्रगम झिल्ली के द्वारा किया, जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों के किसी अर्ध प्रगम झिल्ली के द्वारा अलग करते हैं। क्या करते हैं, अर्ध प्रगम झिल्ली के द्वारा अलग करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण जाने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण जाने लगते हैं। उसी के कारण क्या होते हैं, उसी के कारण झिल्ली पर एक क्या लगते हैं, दाब लगता है, क्या, प्रेशर लगते हैं। इस दाब को प्रसरण
प्रसरण दाब कहते हैं। इस दाब को ही क्या कहा जाता है? प्रसरण दाब कहते हैं। और प्रसरण दाब को P से डिनोट करते हैं। किससे? प्रसरण दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक, प्रसरण दाब का जो मात्रक होते हैं वायुमंडल होते हैं। तो आपको एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा प्रसरण दाब का मात्रक क्या होते हैं, आपको जवाब देना है वायुमंडल होते हैं। तो परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। आप कॉपी पर नोट करते हुए चलिए ताकि आपको हमारे साथ क्या हो जाए, एक नोट्स भी तैयार हो जाए। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रसरण दाब का नियम। क्या देखेंगे? प्रसरण दाब का नियम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रसरण दाब का नियम। तो आपको लिखना प्रसरण दाब का नियम दो प्रकार के होते हैं। क्या? प्रसरण दाब दो प्रकार का होते हैं। कितने प्रकार का होते हैं? प्रसरण दाब का नियम दो प्रकार का होते हैं। नंबर 1 बायल, क्या? बायल बॉन्ट हॉफ का नियम। सेकंड है आपका चार्ल्स बॉन्ट हॉफ का नियम। और ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बायल बॉन्ट हॉफ का नियम और चार्ल्स बॉन्ट हॉफ का नियम। आप लोगों ने इस पॉइंट को कॉपी पर IMP कर लीजिएगा और हो सके तो आप लोगों ने अभी जस्ट उतार लीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आता जस्ट कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों ने देखेंगे बायल बॉन्ट हॉफ का नियम किसे कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को समझते हुए चलना, जहां पे नहीं समझ में आता एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बायल बॉन्ट हॉफ का नियम, इस नियम के अनुसार, क्या? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, किसके अनुसार? बायल बॉन्ट नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होते हैं। किसी विलयन का सांद्रता ताप क्या होते हैं? उसके सांद्रता के समानुपाती होते हैं। किसी विलयन का जो प्रसरण दाब होते हैं ना, उसके सांद्रता के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। इसे ही बायल बॉन्ट हॉफ का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। और इस नियम को बायल बॉन्ट हॉफ का क्या कहा जाता है? नियम कहा जाता है। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया। क्या लिखेगा? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। इस नियम को बायल बॉन्ट क्या कहते हैं? हॉफ का नियम कहते हैं। अर्थात करके आप क्या लिखिएगा? अर्थात करके आपको यहां पे लिखना है P समानुपाती, या तो बोल सकते हो अनुक्रमानुपाती। क्या? P समानुपाती C। यहां पे आपका P क्या है? P है जो आपका प्रसरण दाब है और C है जो आपका क्या? सांद्रता है। तो आपको परिभाषा इससे कैसे बनाना है? इससे आपको परिभाषा क्या बनाना है? यहां पे आपको लिखना है कि स्थिर ताप पर, क्या? स्थिर ताप पर प्रसरण दाब है ना, प्रसरण दाब उसके, किसके? इसके, आपका C है ना, C को क्या बोल रहे हैं? सांद्रता। स्थिर ताप पर प्रसरण दाब उसके सांद्रता C के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। इसे क्या कहते हैं? बायल बॉन्ट हॉफ का नियम कहते हैं। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट को घसकाएंगे, आप लोगों ने फोकस कीजिएगा। ये जो अनुक्रमानुपाती है ना, इसे हम हटाएंगे और इसके जगह पे K लाएंगे। क्या लाएंगे? K लाएंगे। तो P बराबर में KC हो जाएगा। P बराबर में क्या होगा? KC होगा। जहां पे K क्या है? K एक स्थिरांक है। आप सभी विद्यार्थियों ने इसे 100% समझिएगा। नहीं समझ में आता है एक बार कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के हमने न्यूमेरिकल बनवाएंगे तो इसका यूज होगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न बोल रहा है चार्ल्स बॉन्ट हॉफ का नियम किसे कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को गौर से देखना है। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन की प्रसरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, उसे चार्ल्स बॉन्ट हॉफ का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? चार्ल्स बॉन्ट हॉफ नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन के प्रसरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, उसे ही क्या कहते हैं? चार्ल्स बॉन्ट हॉफ का नियम कहते हैं। अर्थात करके आपको पॉइंट लिखना है। इससे परिभाषा क्या बनाओगे? इससे परिभाषा आपको बनाना है स्थिर सांद्रता पर, क्या? स्थिर सांद्रता पर प्रसरण दाब उसके परम ताप के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। क्या बनाओगे? स्थिर सांद्रता पर प्रसरण दाब है ना, परम ताप के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? चार्ल्स बॉन्ट हॉफ का नियम कहते हैं। अब हमने यहाँ पे जो समानुपाती है या तो बोल सकते हो अनुक्रमानुपाती को यहाँ पे हटाएंगे, तो P बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? KT। P बराबर KT, जहाँ K क्या है? K एक नियतांक है। यह भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में आपने इस तरह से अगर आपसे पूछ दे परिभाषा, तो आपको परिभाषा के साथ साथ ये भी आपको पॉइंट लिखना है, ताकि जो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले टीचर हो आपको एक भी नंबर ना काटे, पूरा का पूरा नंबर देकर के आगे बढ़ जाए। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका इंपॉर्टेंट है, आदर्श विलयन का समीकरण। इंपॉर्टेंट है आदर्श विलयन का समीकरण, आपको समझना है बायल बाउंट हॉफ तथा चार्ल्स बाउंट हॉफ के नियमों को। आपको बायल बाउंट हॉफ का नियम अभी हमने बताए थे और चार्ल्स बाउंट हॉफ का नियम अभी बताए थे, आप सभी विद्यार्थियों को माइंड में सेट हो गया होगा। बायल बाउंट हॉफ तथा चार्ल्स बाउंट हॉफ के नियमों को संयुक्त करने पर, संयुक्त मतलब कि आपस में मिलाने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, आदर्श विलयन का क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्या लिखोगे, बायल बाउंट हॉफ तथा चार्ल्स बाउंट हॉफ के नियमों को संयुक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, आदर्श विलयन समीकरण कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट समझाएंगे, बायल बाउंट हॉफ का समीकरण क्या दिए थे, P समानुपाती C दिए थे। क्या P समानुपाती C दिए थे, तो बायल बाउंट हॉफ को समीकरण 1 मान लीजिएगा और उसके बाद चार्ल्स बाउंट हॉफ का नियम क्या दिए थे, P समानुपाती क्या दिए थे, P समानुपाती T दिए थे। T आपका परम ताप था, क्या था, परम ताप था, और P आपका प्रसरण दाब है ना। तो P समानुपाती T, इसको समीकरण हमने 2 मान लिया। समीकरण 1 किसको माना, समीकरण 1 बायल बाउंट हॉफ चार्ल्स का नियम को 1 मान लिया और उसके बाद चार्ल्स बाउंट हॉफ समीकरण को क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब आपको समझना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को फोकस करना है, तो संयुक्त करेंगे तो यहाँ पे देखना आपको पी मिल रहा है तो पी तो यहाँ पे पी लेना है, ची तो यहाँ पे ची लेना है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे टी, तो क्या होगा सी टी, क्या होगी, नहीं समझ में, अरे भाई आपको यहाँ पे लेना है पी तो पी, यहाँ पे पी तो यहाँ पे पी लेना है, यहाँ पे ची तो यहाँ पे ची लेना है, और यहाँ पे सी और टी है तो यहाँ पे सी टी लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करेंगे, आपसे विद्यार्थियों को देना, यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती है इसको हमने हटाएंगे, तो P बराबर, और अनुक्रमानुपाती की जगह पे R लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R लगाएंगे, तो P बराबर RCT हो जाएगा। क्या, P बराबर RCT, जहां आप लिख सकते हो, जहां R आदर्श गैस स्थिरांक है, R क्या है, आदर्श गैस स्थिरांक है। अब आपसे विद्यार्थियों को एक फार्मूला इससे बनेगा, है ना, आदर्श विलयन का समीकरण से फार्मूला क्या बनेगी, P बराबर R N, P बराबर R इंटू N बटा V इंटू T। अब यहाँ पे N बटा V कहाँ से आया, यहाँ C का मान होता है। आप सभी विद्यार्थियों ने पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो आप लोगों ने जाकर के देख लीजिएगा, हमने बता दिए हैं। C बराबर मान होता है N बटा V, क्या होता है, N बटा V, तो C के जगह पे हम लोगों ने क्या रखेंगे, N बटा V रखेंगे, तो फार्मूला बन जाएगी आपका, V आपका भागा में ये साइड ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगी, पीवी बराबर RNT बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीवी बराबर RNT। तो यही आदर्श विलयन का क्या है, समीकरण है। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने थोड़ा सा विशेष पॉइंट देख लेंगे इसके आगे। विशेष पॉइंट क्या होगी, यहाँ पे पीवी बराबर RNT है, पीवी बराबर क्या आपका RNT है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यही पॉइंट को क्या करना है, समझ। पीवी बराबर जो RNT है क्या आपका पता है, अभी हमने पीछे समझाए थे, आदर्श विलयन का ये समीकरण प्राप्त हुआ था। क्या, आदर्श विलयन का समीकरण प्राप्त हुआ था पीवी बराबर RNT। अब चूंकि आप जानते हो N बराबर फॉर्मूला होता है W बटा M, क्या होता है, W बटा M। अगर आप पीछे वाले क्लास नहीं देखे हो तो जा करके देख लीजिए, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया, सारा फार्मूला को हमने वर्णन करने का काम किया और एक एक फार्मूला को हमने लिखते चल रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या कीजिए, हैंडराइटिंग नोट्स बनाइए और उस पर आप भी इसी तरह से अंकित कीजिए ताकि आने वाला एग्जाम में न्यूमेरिकल आपसे बन सके। तो पीवी बराबर RNT है आपका, तो N के जगह पे हमने यूज करेंगे, देखिए क्या यूज करेंगे, N बराबर फॉर्मूला होता है W बटा M, क्या होता है, W बटा M। अब N को हटाएंगे और इसको गिराएंगे, N को हटाएंगे और इसको क्या करेंगे, गिराएंगे, तो PV बराबर R और N के जगह पे क्या लेंगे, W अपॉन M लेंगे, N2 में T लेंगे। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना, यहाँ पे जो V है ना इसको हमने भागा में लेके चल जाएंगे, तो P बराबर RWT, ये गुना होगी RWT हो जाएगी ना, और बटा में क्या होगा, M होगा, V कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे गुना में N लाएंगे तो भागा में, यहाँ से उड़ाएंगे और यहाँ गिराएंगे, तो यहाँ से उड़ेगा और यहाँ गिरेगा, तो यहाँ पे गुना में आएगा तो भागा में, तो P बराबर हो गया RWT बटा MV। और यही आपका प्रसरण दाब का क्या है, सूत्र है। प्रसरण दाब का सूत्र क्या हो जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा, प्रसरण दाब बराबर फार्मूला होते हैं तो P बराबर RWT बटा MV। अब अगर ये फार्मूला आप याद रख दो तो आगे न्यूमेरिकल बनाने
बनाने में आपको आसान हो जाएंगे। एक नोट पॉइंट लिखिएगा, चूंकि आर का मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल, क्या 0.0821 लीटर वायुमंडल पर यहाँ पे किलो मोल लिखना है। क्या मोल लिखना है? किलो मोल लिखना। आपसे विद्यार्थियों किलो मोल नहीं डेट्स, यहाँ पे डिग्री मोल है। क्या है? आपसे विद्यार्थियों के यहाँ पे पॉइंट समझ लेना, डिग्री मोल है। क्या है? डिग्री मोल है। तो ये परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, समीकरण भी समझ में आ गया होगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और एक बार आप लोगों ने कॉमेंट जरूर कीजिए, आप लोगों ने कॉमेंट नहीं करते हो है ना, तो आप लोगों ने कॉमेंट कीजिए ताकि मुझे ऊर्जा मिल सके। तो इसी तरह से आपके लिए हम वीडियो प्रत्येक दिन आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए इतने, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।